नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था सीतामढ़ी के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शिवहर के बारे में। शिवहर को बिहार का सबसे छोटा जिला माना जाता है। बिहार का सबसे छोटा जिला किसको माना जाता है? शिवहर को माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला किसको माना जाता है, तो जाहिर सी बात है, आप पढ़ चुके हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण को माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। 5228 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे, बिहार के 38 जिलों में से कोई भी जिला पश्चिम चंपारण जितने क्षेत्रफल का बराबरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का क्षेत्रफल है। किसका? पश्चिम चंपारण का। अब शिवहर का बात करते हैं। ये भी तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। शिवहर भी जो है वो तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है ये शिवहर। अब देखिए, मैंने एक चीज और यहाँ पे नोटिस करवाया है, ध्यान से देखिएगा। बिहार का सबसे छोटा जिला तो है ही, लेकिन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत पिछड़ा जिला है। यहाँ की स्थिति जो है, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों ही डामाडोल है। सोचिए कितना दुख का बात है कि बिहार का सबसे छोटा जिला है ये। कम से कम इसी को स्मार्ट बना दो यार। बड़ा जिला में बहुत टाइम लगेगा, छोटा जिला को ही कम से कम स्मार्ट बना दो कि लोग प्रेरणा ले इसी जिला से, कम से कम। है कि नहीं? कि भाई देखो, बिहार का सबसे छोटा जिला और कितना शानदार जिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि जो सबसे छोटा जिला है वो उतना ही आर्थिक स्थिति और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ये बहुत ही दुख की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? बिहार का सबसे छोटा और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा जिला है। ठीक है। इसका इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महाजनपद काल में ये वज्जी का जो है अंग हुआ करता था। महाजनपद काल में हम आपको बताए हैं कि टोटल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों में से एक वज्जी तो है ही महाजनपद का हिस्सा, दूसरा मगध भी महाजनपद का हिस्सा है। तो शिवहर जो था पहले के टाइम में महाजनपद काल में वज्जी गणराज्य का हिस्सा था। हमने आपको वज्जी के बारे में बताया है पहले के वीडियो में भी, थोड़ा आप याद कर लीजिए। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आया था? वज्जी में सबसे पहले क्या आया था, आपको पता है? ये पेन से ना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि आपको दिखेगा नहीं क्लियर, ये काला सही रहता है। अब देखिए, वज्जी के बारे में हमने आपको ये बताया था कि वज्जी जो है ना, पूरे विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत यही हुई थी। पूरे विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? वज्जी में हुई थी। वज्जी को वैशाली संघ का हिस्सा भी माना जाता है, वैशाली का हिस्सा भी वज्जी को माना जाता है। और यहीं पर सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? वज्जी में हुई थी, बिहार में हुई थी। लेकिन अफसोस का बात देखिए, आज भी जब वोट दिया जाता है, हम लोग का तो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, आपको पता ही है, पर आज भी जब बिहार में वोट होता है, मत होता है, तो वहां पे किस आधार पे मत किया जाता है? किस आधार पे मत किया जाता है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, इसके आधार पर। जबकि लोकतंत्र या गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब लोग, गण का मतलब क्या? लोग। और लोगों के द्वारा जो बनाया गया एक सिस्टम है, जो एक तंत्र है, उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में कोई जाति नहीं हो सकता है, लोकतंत्र में कोई मजहब नहीं हो सकता है, लोकतंत्र में कोई जो है धर्म नहीं हो सकता है। वो इन सब से क्या है? परे है। ये उन सब से क्या है? परे है। कौन? जो आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था है या लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन क्या ऐसा वास्तविकता में होता है? क्या बिहार में ऐसा होता है? नहीं। क्या होता है वहां पर? तुम यादव हो तो हम यादव को वोट देंगे, तुम ब्राह्मण हो तो हम किसी हिंदू को वोट देंगे, तुम मुसलमान हो तो हम मुसलमान को वोट देंगे। आपको क्या लगता है? आपको इससे ये लगता है कि अगर हम अपने जात वालों को वोट देंगे तो वो मेरा भला करेंगे, हम अगर अपने जात वालों को वोट देंगे तो वो मेरा भला करेंगे। पर वास्तविकता में ऐसा होता है क्या भाई? अगर इसका छोटा सा उदाहरण लेना हो तो अपने आसपास के परिवार को देख लीजिए, अपने समाज को देख लीजिए। अगर समाज में आप आगे बढ़ते हैं, या कोई भी एक व्यक्ति है जो आगे बढ़ता है, तो समाज के ही कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उसका पैर पकड़ के खींचना चाहते हैं कि ऐसा कैसे इसको नीचा गिरा दे, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप परिवार में ही देख लीजिए। अगर आप किसी सामाजिक मान्यता को या पारंपरिक मान्यता को, जो अपने आप में गलत है, आज के सदी में उसका उतना प्रासंगिकता नहीं है, उसका इतना महत्व नहीं है, और अगर आप चाहते हैं उसको तोड़ करके, इस पारंपरिक मान्यता को तोड़ करके कुछ नवीनतम चीज को किया जाए, तो आपके परिवार वाले ही सबसे पहले आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। तो वास्तविकता में वही आपके पैर खींचने लग जाएंगे।
है कि नहीं। तो जब आपके समाज में ऐसा नहीं होता है कि आपका सपोर्ट किया जाता है, जब आपके परिवार में ऐसा नहीं होता है, तो आप सोचिए कि जो जिस जाति में आप वोट दे रहे हैं उस जाति के मुखिया जिसको आप वोट देंगे, क्या वो आपका समर्थन करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे? नहीं। वो बस सत्ता पे बैठ करके सत्ता उपभोग करेंगे। सत्ता का क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। उनको आपकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है उसको, ठीक है। वो केवल अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, कटोरा और अपना जो है मतलब बर्तन चमकाने में लगे रहेंगे। उनको आपकी समस्या से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब भी वोट दीजिए, ये देख के वोट मत दीजिए कि वो किस जाति से, किस धर्म से, किस मजहब से। आप ये देख करके वोट दीजिए कि वो जो हमारा भारतीय संविधान में जो अधिकार है, वो अधिकार वो हमको दिया है कि नहीं दिया है। हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना लीजिएगा, प्रस्तावना पढ़िएगा, ठीक है। द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया पहला ही है, क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करेगा, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक लिखने में टाइम वेस्ट होगा, हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। क्या वो सरकार जो सरकार आज आपके पास वोट मांगने के लिए आई है, क्या वो आपको 3 प्रकार के न्याय दे पाई? सामाजिक न्याय दे पाई, राजनीतिक न्याय दे पाई। सामाजिक न्याय का क्या मतलब? समाज में बराबरी से जीने का मौका, क्या आपको दे पाई? राजनीतिक न्याय का मतलब क्या? राजनीति में सबकी भागीदारी, क्या आपको दे पाई? आर्थिक न्याय, क्या वो आपको पैसों से सशक्त बना पाई, आर्थिक रूप से समृद्ध बना पाई? क्या आपको वो जॉब दे पाई? क्या आपको वो एक व्यापार के लिए कुछ पैसे वगैरह या मुद्रा वगैरह या लोन वगैरह दे पाए? ये होता है सामाजिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात किया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्या आपको वो विचारों की स्वतंत्रता दे पाई कि अपनी मर्जी से कुछ भी कह सके, बोल सके? जाहिर सी बात है कि आपके विचार स्वतंत्र नहीं है। आपके विचार पर भारतीय संविधान में कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। तो आपके विचार भी पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं है, पर क्या जो जायज विचार है, क्या उसको अभिव्यक्त करने का एक सरकार जो है आपको मौका दे पाई? ये आपको देखना पड़ेगा। अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दे पाई? आपको अपने धर्म को मानने के लिए, उसके संरक्षण करने के लिए क्या वो अधिकार आपको दे पाई? अगर ये सारी चीज वो दे पा रही है, ठीक है, आपके अंदर भाईचारे की भावना का विकास हो पाया, अगर वो सब हो रहा है, शिक्षा मिल रहा है, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है सही तरीके से, इन 5 सालों में अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो आप उस सरकार को वोट दीजिए, ना कि किसी जाति या मजहब के आधार पर किसी व्यक्ति को। मेरा तो यही मानना है। बाकी आप देख लीजिए, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। आप जो भी चुनेंगे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे, है कि नहीं, क्योंकि आप बिहार हैं। अब देखिए, बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो हम आपको बता ही रहे थे कि महाजनपद काल में जो है ये किसका हिस्सा था? वज्जी का। और वज्जी जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? वैशाली के वज्जियों में हुई थी, वैशाली के वज्जी में हुई थी। इसके बाद ये मगध साम्राज्य का भी हिस्सा हुआ। मगध साम्राज्य जो है ये आज मगध प्रमंडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे तिरहुत प्रमंडल है ना, वैसे जो है मगध जो है एक प्रमंडल भी हुआ है। ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ मगध साम्राज्य। हम इसके बारे में कभी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था बृहद्रथ। इनके संस्थापक का नाम क्या था? बृहद्रथ। इन्हीं को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने आई थिंक स्थापना किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी, मगध के संस्थापक बृहद्रथ को खत्म करके। तो मगध के अंदर भी था। इसके बाद फिर अंग्रेजों का समय आ गया। हालांकि बीच में तो मुगल काल भी आया, इसमें भी गयासुद्दीन ऐबज फल्ला ढिमकाना के पास गया था, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है वो महाजनपद काल था, जब ये वज्जी और मगध का हिस्सा था। और दूसरा जो था वो अंग्रेज के काल का हिस्सा था। अंग्रेज के काल में क्या हुआ, जब अंग्रेज लोग आए ना, तो अंग्रेज पहले क्या था, बंगाल और बिहार जो था ना एक ही था। बंगाल और बिहार क्या था? एक ही था। इसका बंटवारा कर दिया गया। इसका क्या किया गया? बंटवारा किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन के नाम से उसको जाना जाता है, बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल को अलग किया गया, लेकिन 1912 में बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया। 1911 में घोषणा किया गया था और 1912 में बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया। जब बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया तो पहले तो बंगाल का हिस्सा था ये शिवहर, फिर ये बिहार का हिस्सा हो गया, और फिर बिहार में भी जब जिले हुए तो इसको मुजफ्फरपुर में शामिल कर दिया गया। और मुजफ्फरपुर अब इतना जिला हमने आपको बताया कि 3 जिला को टूट करके बना है। मुजफ्फरपुर जो है 3 जिला को टूट करके बना है। तो अब मुजफ्फरपुर से भी इसको तोड़ा गया, और 6 अक्टूबर 1994 को इसको स्वतंत्र दर्जा दे दिया गया। कितने अक्टूबर को? 6 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जयंती कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके 4 दिन बाद यानी कि 6 अक्टूबर को 1994 को इसको मुजफ्फरपुर से अलग करके एक स्वतंत्र जिले का दर्जा मिल गया, ठीक है। अब इसके भूगोल की बात करते हैं, इसके ज्योग्राफी की बात करते हैं। देखिए यहाँ इसकी जो नदी है ना, यहाँ भी नदी कौन सी बहती है? बागमती नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? बागमती नदी बहती है।
कौन सी नदी बहती है? बागमती नदी बहती है। सीतामढ़ी में भी कौन सी नदी बहती है? बागमती नदी बहती है। आप देखें कैसा है, कहाँ पर है ये मैप में, थोड़ा देखिए। हम ऐसे मैप तो डाल देते हैं वीडियो के लेक्चर के दौरान एडिटिंग करके, लेकिन आप देख लीजिए तब भी। अगर आप देख पा रहे हो, ये है सीतामढ़ी, ध्यान से देखिए, ये है सीतामढ़ी, ठीक। यहाँ तो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, ये देखिए पूर्वी चंपारण है, ये सीतामढ़ी है। ये देखिए एकदम छोटा सा, देखिए बीच में शिवहर है, देखिए एकदम छोटा से बीच में शिवहर है। इधर नीचे मुजफ्फरपुर पड़ गया। अब इधर से बागमती नदी आती है, इधर से कौन सी नदी आती है? बागमती नदी आती है। देखिए सीतामढ़ी में भी घुसेगी बागमती, ये देखिए बागमती लिखा भी है, देखिए यहाँ से घुसेगी, कहाँ घुसी? सीतामढ़ी में, फिर सीतामढ़ी से शिवहर में जाएगी, सीतामढ़ी से शिवहर में। अब धीरे धीरे समझिए, पूरा एक के बारे में बता देंगे कहाँ कहाँ घुसेगी, तब तो ये जाकर के गंगा में भी मिलेगी। तो उसके बीच में जब क्रमवार तरीके से हम जिला को पढ़ाते रहेंगे तो उस हिसाब से हम आपको बताते भी रहेंगे। फिलहाल जो है शिवहर कहाँ पर है? इस जगह पर है। इसके ऊपर में देख लीजिए क्या है, ऊपर में मतलब देख लीजिए नॉर्थ और ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? इसके नॉर्थ ईस्ट में जो है सीतामढ़ी है। ऊपर जाइएगा तो नेपाल भी आपको मिल जाएगा थोड़ा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सीतामढ़ी है। नीचे देख लीजिए मुजफ्फरपुर है, शिवहर के नीचे क्या है? मुजफ्फरपुर है। और इसके जो है वेस्ट में क्या है, पश्चिम में क्या है? पूर्वी चंपारण है। तो इसको मैप के माध्यम से ही समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके दिमाग में ये चीज छपेगा, वरना छपेगा नहीं, है ना। तो यहाँ जो नदी बहती है वो बागमती नदी बहती है। बागमती नदी, यहाँ पे भी बाढ़ जो है हर साल रहता है, और जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है हम बताएंगे यहाँ की समस्या क्या क्या है, यहाँ की समस्या भी आपको हम बताएंगे। लेकिन यहाँ फसल जो उपजाने के लिए जो उपयुक्त ये जगह है जहाँ पे फसल उपजाया जा सकता है, जैसे धान उपजाया जा सकता है, गेहूँ उपजाया जा सकता है, मक्का उपजाया जा सकता है, तिलहन उपजाया जा सकता है, बहुत तरह का चीज़ जो यहाँ पे उपजाया, तंबाकू भी उपजाया जा सकता है, तंबाकू भी उपजाया जा सकता है। मतलब ये सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त है। क्यों सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त है? जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है या जहाँ पे हमेशा बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ बाढ़ का एरिया होता है, वहाँ हमेशा मिट्टी दलदली होती है, वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा बनी रहती है, इसीलिए वहाँ पे किसी भी प्रकार का आप जो है फसल उपजा सकते हैं। प्रशासनिक विभाजन की बात करिए तो ये एक लोकसभा क्षेत्र का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। लोकसभा समझते हैं क्या होता है? मतलब यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, विधायक तो चुने जाते ही जाते हैं, 2 विधानसभा है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा यहाँ से सांसद भी चुने जाते हैं शिवहर से। इसके अलावा अगर हम पंचायतों की संख्या मान लिया जाए, यहाँ पे 53 है, पंचायतों की संख्या कितनी है? 53 है। और गांव कितने हैं? 207 है। गांव कितना है? 207 है। गांव कितना है? 207 है। पंचायत कितना है? 53 है। पंचायत कितना है? 53 है। जनसंख्या कितना है? 5,15,961। हालांकि 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ये चीज़ सही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो मतलब इसका जो मूल वेबसाइट है शिवहर का, उस पर कुछ 6 लाख के आसपास जनसंख्या दिखाया जा रहा है। देखिए जनसंख्या तो बढ़ता घटता रहता है, वो तो एक स्थिर रहता नहीं है, पर इससे सवाल पूछने की संभावना भी कम है कि आपको ये पूछा जाए कि शिवहर की जनसंख्या बताओ कितनी है। पर पूछा भी जा सकता है, क्योंकि बिहार का सबसे छोटा जिला है, पूछा भी जा सकता है यहाँ की जनसंख्या के बारे में। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा बहुत अगर कभी गूगल वगैरह पर चेक कर सकते हैं आपकी वास्तविकता में इसकी जनसंख्या कितनी है। आप जब भी इस वीडियो को देखें एक बार जरूर चेक कर लें कि वास्तविकता में जनसंख्या कितनी है। अभी जो मेरे हिसाब से जो अपडेटेड जनसंख्या हुआ है 5,15,961। अगर महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 27.43% है। मतलब 27.43% महिलाएं क्या है यहाँ पर साक्षर मतलब शिक्षित है। इसके अलावा समझिए अगर 100 में से घटाइए इसको 27 को, तो उतनी महिलाएं जो है अशिक्षित हैं। कितनी निम्न साक्षरता दर है देखिए यहाँ पर। और अगर टोटल मान लीजिए यहाँ का शिवहर जिला का साक्षरता दर, तो मात्र 37% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग पढ़े लिखे ही नहीं। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो कहाँ से वो बिजनेस कर पाएंगे, कहाँ से सरकारी नौकरी कर पाएंगे, कहाँ से वो रोजगार कर पाएंगे। ये चीज़ अपने आप में सोचने की बात है। गवर्नमेंट क्या करती है, अभी आपको बताएंगे गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, कितना नाटक करती है। तो एक तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर जो है 27.43% है, और इसकी कुल साक्षरता दर शिवहर जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है? 37% है। ठीक है, कितनी है? 37% है। कितनी निम्न महिला साक्षरता दर है। भाषा की बात करते हैं, यहाँ पे वज्जिका बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? वज्जिका। मैंने आपको बताया था कि वज्जिका जो है किसका मिला हुआ रूप है? वज्जिका जो है वो भोजपुरी और प्लस मैथिली, भोजपुरी और मैथिली का क्या है? मिला जुला रूप है। भोजपुरी और मैथिली का क्या है? मिला जुला रूप है। और मैथिली तो आपको पता ही है कितनी सुसंस्कृत भाषा है, कितना प्यारा भाषा है। है यो कहाँ जाए छिए, की खाए छिए यो, है ना। मैथिली में ऐसे ही बोला जाता है, हिंदी तो पता ही है। लेकिन यहाँ जो है वज्जिका मुख्य बोली में आता है, मतलब वज्जिका यहाँ की मुख्य भाषा है। वज्जिका यहाँ की मुख्य भाषा है। की करे छी रे छौरा,
ये बज्जिका इसे बोलता है यहाँ पर। की करे छोरा ही नया तो बज्जिका हो गया वो, ठीक है। मैथिली में की करे छी आइयो इन आबू, ये क्या हो गया, मैथिली हो गया। और हिंदी में क्या कर रहे आ रहे लड़का, इधर आओ, है कि नहीं, ये हिंदी में हो गया। तो वज्जिका, मैथिली और हिंदी, यहाँ 3 भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ माध्यम में उर्दू और अंग्रेजी भी यहाँ पे चलता है, लेकिन सब चीज का प्रतिशत कम है। वज्जिका मुख्य रूप से बोले जाने वाली यहाँ की बोली है, ठीक है। और मैथिली इसके बाद दूसरे स्थान पे भाषा के रूप में उपस्थित है। उद्योग की बात किया जाए तो यहाँ पे चीनी मिल है। हम आपको बता चुके हैं कि चीनी मिल की स्थिति कितनी जो है खराब है। चीनी मिल की स्थिति कितनी खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और इसको ठीक करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे चीनी मिल भी है। इसके अलावा यहाँ पे तेल मिल भी है, जहाँ से तेल का उत्पादन होता है। प्रसंस्कृत रूप से इसको तेल को प्रसंस्कृत किया जाता है। प्रसंस्कृत का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोसेस्ड। जब तेल को मतलब निकाल करके, ठीक है, और उसको पूरा तरह से डब्बा वब्बा में पैक करके बाजार में जब उतार दिया जाता है, उसको कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड है ये, ठीक है, प्रसंस्कृत खाद्य है ये। इसके अलावा यहाँ पे चावल उद्योग भी है, चावल मिल भी है, जहाँ से चावल मतलब जो है चावल का उत्पादन होता है, ठीक है, और प्रसंस्करण होकर के इसको बाजार में भी उतारा जाता है। दर्शनीय स्थल की बात करते हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल है, टूरिज्म पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला तो ये आपको देख लीजिए, देवकुली धाम। देखिए, पर्यटन स्थल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम में। आप घूमने के लिए कोई जाएगा, आदमी पूछेगा बताओ भाई घूमने के लिए शिवहर में कौन कौन सा जगह है, और आप कहेंगे भाई हमको क्या पता है कौन कौन सा जगह है घूमने वाला, हम तो कभी नहीं गए। तो आप क्या बिहार के हुए फिर? नहीं हुए ना भाई, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो पहला है देवकुली धाम। इसको ढेकुली भी कई लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ढेकुली। ये जो देवकुली धाम है, ठीक है, ये देवकुली धाम, ऐसी मान्यता है कि द्रौपदी का जन्म यही हुआ था। जो पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, इसका जन्म जो है यहीं पर हुआ था, देवकुली धाम के, शिवहर जिले के देवकुली धाम में ही यहाँ पर हुआ था द्रौपदी। आप द्रौपदी के बारे में जानते हैं? द्रौपदी कौन थी? द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। महाभारत काल में इसका जिक्र, आपको द्रौपदी का जिक्र आएगा। आपको पता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? महाभारत का युद्ध होने का मुख्य कारण कौन था, आपको मालूम है? बताइए, महाभारत का युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? क्या धर्म का युद्ध था वो? क्या धार्मिक कारणों से वो युद्ध लड़ा गया था? या जातीय कारणों से वो युद्ध लड़ा गया था? क्या लालच और संपत्ति के लोभ से युद्ध लड़ा गया था? नहीं। मुख्य रूप से जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो इसी द्रौपदी के कारण हुआ था। इसी द्रौपदी के कारण हुआ था। क्यों हुआ था द्रौपदी के कारण? देखिए, 2 लोग थे, एक पांडव थे, एक कौरव थे। महाभारत के युद्ध में आपको पता है पांडवों में तो 5 भाई थे, और कौरवों में दुर्योधन के साथ 100 भाई थे टोटल। दुर्योधन के साथ कितने भाई थे? 100 भाई थे। दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का जो था पुत्र था। किसका पुत्र था? धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र जो था ना, वो जन्म से ही अंधा था। धृतराष्ट्र जो था वो जन्म से ही क्या था? अंधा था। और अंधा होने के बाद उसको क्या मिला? शासन मिल गया था। वो राजगद्दी वैसे संभालता था। उसकी जो वाइफ थी, ठीक है, जो उसकी पत्नी थी, धर्मपत्नी, वो तो देख सकती थी, लेकिन चूंकि वो उसके पति अंधे थे, तो उस समय इतना ज्यादा पतिव्रता धर्म का लोग पालन करते थे, अपने पतियों के प्रति इतना ज्यादा समर्पित रहते थी पत्नियां, ठीक है, कि अगर धृतराष्ट्र अंधा है क्योंकि वो देख नहीं सकता है, इसीलिए जबरदस्ती जो है ना, जो इनकी जो पत्नी थी, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, उन्होंने भी क्या किया? अपने आंखों में पट्टी बांध ली थी कि हम भी नहीं देखेंगे। अगर मेरे पति इस दुनिया को नहीं देख सकते तो मेरा हक नहीं बनता कि इस दुनिया को मैं अपनी खुली आंखें से देखूं। तो ये भी होता है पतिव्रता धर्म। और आज का देख लीजिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो फलना ढिमकाना, रे भाई देख के ही डर लगता है। तो धृतराष्ट्र के बारे में, तो धृतराष्ट्र जो थे ये क्या थे? अंधे थे। और अंधे का, अब यहाँ पे अंधे थे और इनके 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र था दुर्योधन। एक पुत्र क्या था? दुर्योधन। एक बार क्या हुआ कि पांडवों से मिलने के लिए दुर्योधन किसी कार्य से पांडवों के महल में गए। दुर्योधन जो है किसी कार्य से काम से जो है किसके महल में गए? पांडवों के महल में गए। पांडवों के महल में गए। अब पांडवों के जब महल में गए तो वहां बैठी थी द्रौपदी। तो जो राज सिंहासन होता है, जैसे ताजमहल देखने के लिए आप गए होंगे, तो ताजमहल के आगे देखते हैं प्यारा से जो झरना ऐसे करके बनाया गया है, पानी उससे फव्वारा छूटता रहता है। तो उस राज सिंहासन में वैसा ही टाइप का कुछ बनाया गया था कि मतलब आपको अगर उनके राज सिंहासन में जाना तो थोड़ा साइड से करके निकलना पड़ेगा। आप राजा के सामने से एकदम छाती चौड़ा करके नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उसको बनाया गया था। ठीक है, साइड से आई। लेकिन अब दुर्योधन तो थोड़ा एकदम था, ताकतवर आदमी था, घमंड था खुद पे, थोड़ा गुमान तो था ही, एकदम चौड़ा होकर चल रहा था। अब सामने में छोटा सा बनाया गया था, वही खूबसूरती के लिए पानी का छोटा सा झरना बनाया गया था, उसी में गिर गया।
उसी में क्या हुआ, गिर गया। अब ऊपर में ऐसे करके जो बड़ा सा चबूतरा था वहां पे द्रौपदी खड़ी थी। अब द्रौपदी जैसे ही गिरी, दुर्योधन गिरा, वैसे ही द्रौपदी हंसने लगी, ही करके। महिलाओं का काम होता है, हंसने का बड़ा काम रहता है, तो हंसने लगी। अब बताइए कितना बेवकूफी मतलब बड़ा चीज है कि आपका कोई सामने कोई गिर गया तो आप बोलते हाँ चोट तो नहीं लगा, आके उठाते हैं। द्रौपदी देखी ही करने लगा, कितना बेवकूफ बड़ा काम किया है कि नहीं। अब जो है ना दुर्योधन को ये चीज बड़ा बुरा लगा। केवल इतना ही बात नहीं बोल के हंस के खाली द्रौपदी चुप नहीं होंगी, क्या बोलती है पता है द्रौपदी? द्रौपदी कहती है अंधे का पुत्र अंधा। बताइए, उसका पिता अंधा था और इस कारण से उसके पिता को लगा करके एक तरह से वो गाली दिया ना इसको प्रतीकात्मक रूप से, तो उसने दुर्योधन को गाली दिया, द्रौपदी ने तो गाली दिया। इस कारण से दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और दुर्योधन वहीं से वापस लौट गया। उसने कसम खाया कि जिस द्रौपदी ने जो है मेरा अपमान किया है, उस द्रौपदी का मैं भरे सभा में अपमान करूंगा। और इसके बाद यहीं से उसके दिमाग में प्रपंच चालू होता है और उसमें सहायता करने वाला कौन व्यक्ति होता है? उसका मामा शकुनी। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, मतलब महत्वपूर्ण रखता है कि आपका सलाहकार कौन है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, अच्छे लोगों के आसपास रहेंगे, तो आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। अगर आप बुरे लोगों के छत्र छाया में हैं तो आपका सलाहकार बुरा है और आपको इसीलिए वो बुरी बातें ही सिखाएगा। इसीलिए सलाहकार जो है वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? अर्जुन के सलाहकार कृष्ण थे, इसीलिए अर्जुन जीता। और इसके सलाहकार कौन थे? दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी मामा थे, इसीलिए हारा दुर्योधन। अंत में महाभारत के युद्ध में हार जाएगा दुर्योधन, ठीक है, इसीलिए हारा। इसीलिए कभी भी ये जो महाभारत का युद्ध हुआ इसी कारण से हुआ। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति पे अकारण नहीं हंसना चाहिए, किसी भी व्यक्ति पे अकारण नहीं हंसना चाहिए। अगर कोई रूप से खराब है या किसी का शारीरिक रंग कुछ भी है, उसको देख के कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये अकारण बात होता है। जिसको जैसे प्रकृति ने भेजा है उसको उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, है कि नहीं। हम लोग को एक गाना भी चलता था ना कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो प्यार निभाने के लिए सीखो यार। ये सब क्या है, मतलब किसी पे कारण हंस रही हो, ये गलत बात है द्रौपदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझो बात को। अब तो तुम चली गई, तुमको क्या ही मैं बोलूं, लेकिन गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। ठीक है, जैसा भी है, अब तो तुमको सजा मिल चुका था। तो देवकुली धाम में ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको एक प्रसिद्ध या पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता भी दिया जाता है। एक और यहाँ पे है धनकौल दुर्गा मंदिर। कौन सा है? धनकौल दुर्गा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जाकर अगर आप नारियल फोड़ते हैं तो आपका मनमुरीद इच्छा पूरा होता है। एक बाबा परिहार ठाकुर था सीतामढ़ी में, जहाँ जाके कुछ मांगते थे तो पूरा होता था। अब एक और जगह आपको मिल गया, वहां से अगर कोटा फूल हो गया, परिहार बाबा जी बोले कि जो है बेटा तू बहुत बड़ा करके मांग लिया है, अब थोड़ा उधर भी शिफ्ट हो, तो बगले में है सीतामढ़ी के एकदम, कहाँ है, मतलब इधर है पश्चिम में, सीतामढ़ी के क्या है पश्चिम में है, घुस जाइए इसमें फटाक से। हाँ, धनकौल माता नमस्ते, दुर्गा जी नमस्ते, कुछ चाहते हैं हम आपसे, ऐसे हाथ जोड़ के मांगिए, देने वाले तो वो हैं ही, है कि नहीं। तो एक जगह आपको और मिल गया धनकौल दुर्गा मंदिर। एक यहाँ पे बरगद का वृक्ष भी पाया जाता है शिवहर के अंदर। हम मेंशन नहीं किया, इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा, लेकिन बरगद का एक वृक्ष भी वहाँ पे, बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है, लगभग 100 साल से ज्यादा उसका जो है एज हो रहा है उस बरगद का वृक्ष का। और उसका तना, उसका जो लत है, उसकी जो शाखा है, वो एकदम हाथी घोड़ा जैसा आकृति बनाता है, पशुओं जैसा आकृति बनाता है। इसीलिए वहाँ बच्चों के लिए जो है ना वो बहुत कौतूहल का विषय है। और बच्चा ऐसे पकड़ के झूलेगा, हम घोड़ा पे जा रहे हैं, हम हाथी पे जा रहे हैं, है ना। तो इसीलिए एक बरगद का वृक्ष भी है। और हर साल वहाँ पर जो है अष्टमी के दिन जो है, अष्टमी नवरात्रि के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और भारी संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पे जो है अपना मेला उला लगा करके एकदम मजा लेते हैं, जिंदगी का मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं सड़क मार्ग पे। सड़क मार्ग, यहाँ सड़क का जो मार्ग है NH 104 है और 54 है। NH 104 है, 54 है। हमने पिछला वाला में भी यही सड़क का जिक्र किया था। अब एक जिला में एक NH तो होता नहीं है, है ना। यही मान के चलिए सीतामढ़ी से NH निकला ना, तो ऐसे करके NH जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहा है, इसी भर भी घुस गया, इधर वैशाली भी घुस गया, ऐसे करके होता है ना। और बहुत दूर तक फैला होता है NH। अब कभी आपको समझा देंगे ये राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह क्या होता है, इसका पूरा अच्छे से समझाएंगे, कौन इसको रेगुलेट करता है, इसको क्रियान्वित करने वाली बॉडी कौन सी, निकाय कौन सा, सब बता देंगे आपको, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। अब एक सड़क मार्ग आपका हो गया NH 104 और 54 जो है शिवहर को जोड़ता है। यहाँ की प्रमुख समस्या की बात कीजिए। देखिए
प्रीलिम्स के हिसाब से, बीपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से इतना महत्व नहीं रखता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, ऐसा बिहार एसआई का एग्जाम दीजिएगा, अगर आपका मेंस होगा उसमें ये सब चीज़ जरूर पूछा जाता है, ये सब चीज़ जरूर पूछा जाता है कि प्रमुख समस्या क्या है किसी जिले की। पहला है कृषि की पुरानी पद्धति। आज भी यहाँ के किसान जो कृषि की वही पुरानी पद्धति जो है उसको लेकर के चलते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, हरित क्रांति। एक आपने शब्द सुना होगा, हरित क्रांति। पता है हरित क्रांति क्या है? 1960 के समय में इसका जो उद्घोष हुआ था, जो उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना, और उन्हीं के कारण जो है हरित क्रांति बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। क्योंकि हम लोग जो है परमाणु बम का परीक्षण करने वाले थे, लेकिन अमेरिका वो रोक दिया, बोला कि अगर तुम परमाणु बम का परीक्षण किया तो हम तुमको गेहूं चावल देना बंद कर देंगे। उस टाइम पे गेहूं चावल जो खाद्यान्न होता था वो अमेरिका से आया करता था, तो लाल बहादुर शास्त्री उसको प्रयोग को कर नहीं सके, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम करें। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं हम भाई, हम जो है ना क्या करेंगे पता है, खुद से उपजाएंगे। तो इन्होंने एक मतलब नस्ल, एक किस्म तैयार की, इसको हाइब्रिड या संकर नस्ल कहा जाता है, हाइब्रिड या संकर नस्ल। इस टाइप की बीज की एक मतलब जो है खास मतलब विशेषता ये थी कि ये जो बीज थे, संकर नस्ल की जो बीज थी, हाइब्रिड किस्म की बीज थी, वो ज़्यादा पैदावार देती थी, बहुत ज़्यादा पैदावार देती थी। मतलब जितना पारंपरिक कृषि पद्धति थी उससे ज़्यादा ये पैदावार दे रही थी। कौन? संकर नस्ल या हाइब्रिड किस्म की जो है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो संकर नस्ल की जो है ये बीज थी, हाइब्रिड किस्म की बीज थी, और ये ज़्यादा पैदावार दे रही थी। और इसके बाद जो है बिहार बोलते हैं, भारत जो है मात्र 10 सालों में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बन गया, इसी हरित क्रांति के कारण। तो चूंकि इस संकर नस्ल के कारण हरित क्रांति आई, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बना भारत, इसीलिए इसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पे कृषि की पुरानी पद्धति का इस्तेमाल होता है, इस कारण से यहाँ पैदावार कम होती है और खाद्यान्न कम होता है। अब यहाँ पे दूसरा जो समस्या है वो है आधारभूत संरचना एवं उद्योगों का अभाव। यहाँ पे हम क्या बोले, अब चीनी मिले तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तेल मिले तो वहाँ से तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है, आधारभूत संरचना नहीं है, ठीक से वहाँ पे सड़क नेटवर्क नहीं है। मान के चलिए बाढ़ का टाइम आ गया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है, उधर सीधा बागमती कोसी सब घुसता है ग्राम में। अब उस टाइम पे क्या है, सड़क ही नहीं है, साला सड़क ही नहीं है। अब जब सड़क नहीं है भाई, तो बताइए राहत कार्य कैसे होगा? तो यहाँ पर जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो है सड़क के अभाव के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है और लोगों का हर साल जान माल का बहुत नुकसान होता है। तो सड़क नेटवर्क नहीं है, आधारभूत संरचना का कमी है, बहुत सारा समस्या। उद्योग तो है ही नहीं, उद्योग तो खत्म ही है इस क्षेत्र में। सड़क नेटवर्क आपको मैंने बताया है, इसका बहुत समस्या है, और इस कारण से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लिखते नहीं है ना सही से, क्योंकि लिखने भी इतना मतलब मन नहीं लगता है हमको। इतना भी इसलिए लिख देते हैं क्योंकि मेरा समय बच जाए आपको समझाने के दौरान, वरना हमको आपको अलग से हर चीज़ को समझाने के बाद लिखना पड़ेगा, तो वीडियो पकड़ खींच के फट के फलावड़ हो जाएगा वीडियो, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है हम सोचते पहले लिख के रख लेते, आपको दिक्कत नहीं हो, जल्दी कम से कम शब्दों में चीज़ों को समझा दें, है कि नहीं। तो एक आधारभूत संरचना एवं उद्योग का जो है वहाँ पे अभाव है। दूसरा सड़क नेटवर्क का भी अभाव है, और महाविद्यालय और अस्पताल का यहाँ अभाव है। सोचिए ना, यहाँ पे महाविद्यालय आई थिंक है ही नहीं, हम देख रहे थे यहाँ पे महाविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय यहाँ पर नहीं है। कुछ प्राथमिक स्कूल है, उच्च विद्यालय है, लेकिन महाविद्यालय नहीं है। ये कितना दुखद बात है। अस्पताल की बात किया जाए, अस्पताल एकदम दूर दूर पे अस्पताल है, इतना दूर दूर पे है कि अगर गांव का कोई बंदा है, अगर उसको जाना है, अस्पताल का जरूरत पड़ गया, बेचारा रात भर परेशान हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। अब सोचिए, जहाँ अस्पताल नहीं है, जहाँ महाविद्यालय नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या शिक्षित हो पाएंगे, साक्षर हो पाएंगे? जहाँ अस्पताल नहीं है वहाँ के लोग क्या स्वास्थ्यप्रद जीवन जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे महाविद्यालय और अस्पताल का अभाव है। और इसका मुख्य कारण कौन है? बताइए ना, कौन है? आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं इसके मुख्य कारण कौन है। बिहार गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, भारत सरकार है। वरना ये लोग इतने पावरफुल हैं, सरकारें, गवर्नमेंट इतनी ताकतवर है, क्या वो चाह लेंगी तो क्या एक छोटे से जिला का विकास नहीं कर सकती हैं? इतना छोटा मतलब सरकार है क्या अपना? नहीं भाई, बहुत ताकतवर सरकार है हमारी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन जो नीचे में बैठे हुए अधिकारी होते हैं, जो नीचे में बैठे हुए राजनेता होते हैं, वो सारा का सारा हिस्सा खा जाते हैं और सरकार को पता भी नहीं चलता। अगर है तो वो भी इंसान ही, लेकिन उनको एक सुव्यवस्थित खुफिया तंत्र रखना चाहिए जो कि सारी घटनाओं की जानकारी जो है सीएम को दे सके, मुख्यमंत्री साहब को दे सके, प्रधानमंत्री जी को दे सके, पर मुश्किल नहीं हो पाता है। तो बिहार सरकार और भारत सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण जो है यहाँ पे इस तरह की समस्याएं जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में कौन सा लेक्चर पढ़िएगा आप बताइए, कौन सा लेक्चर ज़्यादा पसंद कीजिएगा आप?
मेरे ख्याल से एक ही इसमें से लेक्चर है, तिरहुत प्रमंडल फिर खत्म हो जाएगा, वो है वैशाली। वैशाली और मुजफ्फरपुर, एक और है मुजफ्फरपुर भी है ना, मुजफ्फरपुर और वैशाली पढ़ेंगे और इसके बाद पूरा तिरहुत प्रमंडल जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरा तिरहुत प्रमंडल खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मुजफ्फरपुर के बारे में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो।